केंद्र सरकार लद्दाख को 6 शेड्यूल जैसी ही ताकतें देने के बारे में सोच विचार कर रही हैं, ऐसा खबरों का कहना है। खबरें ये भी आ रही हैं कि 6 शेड्यूल तो नहीं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स लद्दाख में हैं उन्हीं को एडिशनल ताकतें दी जाएंगी, जिससे 6 शेड्यूल जैसे सेफगार्ड्स जो हैं वो क्रिएट किए जा सकें। 6 शेड्यूल की अगर बात की जाए तो 6 शेड्यूल में आखिर ऐसा है क्या? पहली बात तो ये कि जो ट्राइबल एरियाज़ होते हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 6 शेड्यूल में राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार है। उस मैकेनिज्म में एडिशनल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट और ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल्स बनाई जाती हैं, जिन काउंसिल्स के पास सिविल और जुडिशल पावर्स होती हैं। जब ये ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल्स बन जाती हैं तो इन रीजन्स में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन होती है वो भी लिमिटेड होती है, और साथ ही में इनके पास ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स जो होती हैं उनके पास कंप्लीट ऑटोनॉमी होती है कि वो उस रीजन में जिस भी तरीके से चाहें, वो लैंड को लेकर कानून बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ हो, कम्युनिकेशन हो, हर एक चीज़ को लेकर उनके पास मुकम्मल ताकतें होती हैं। अभी खबर यही आ रही है कि लद्दाख में भी, क्योंकि मांग थी कि लद्दाख को भी 6 शेड्यूल में ऐड किया जाए, तो 6 शेड्यूल तो नहीं, लेकिन खबर यही कह रही है कि जो एग्जिस्टिंग हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं उन्हें एडिशनल ताकतें देने के बारे में केंद्र सरकार सोच विचार कर रही है, ताकि जो एजिटेशन लद्दाख में देखने को मिली, जिसके नतीजे में दिसंबर 13 को एक मुकम्मल बंद भी लद्दाख में देखने को मिला, उस एजिटेशन को रोका जा सके। और केवल यही डिमांड नहीं है लद्दाख की। लद्दाख में चाहे लेह की एपेक्स बॉडी हो या करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस हो, दोनों बॉडीज जो इस एजिटेशन को लीड कर रही हैं उन्होंने और भी कई सारी डिमांड सामने रखी हैं, जिसमें लद्दाख के लिए स्टेटहुड की मांग है, लद्दाख के लिए 2 लोकसभा सीट्स की, 1 राज्यसभा सीट्स की मांग है, और 6 शेड्यूल की मांग तो है ही। लेकिन कैसे लद्दाख के पॉलिटिशियंस कन्विंस कर पा रहे हैं केंद्र सरकार को उनकी एजिटेशन को सीरियसली लेने के लिए भी और उनकी डिमांड्स को सुनने के लिए भी, जबकि जम्मू कश्मीर में भी बहुत कोशिशें की जा रही हैं कि 370 को वापस लाने के लिए, स्टेटहुड देने के लिए जो है केंद्र सरकार को कन्विंस किया जा सके। इसी पर डिस्कस करेंगे। मेरे साथ हैं स्ट्रेट लाइन के मैनेजिंग एडिटर सैयद जुनैद हाशमी। सबसे पहले तो यही कि लद्दाख में एजिटेशन हुई, कंप्लीट लद्दाख बंद देखने को मिला, हालांकि कुछ एरियाज जो हैं वो खुले भी थे, ये भी खबर है, लेकिन कैसे मानते हैं कि इस एजिटेशन को सीरियसली लिया जा रहा है, इस एजिटेशन का जो पर्पस है उसे मनवाया जा रहा है केंद्र सरकार को? देखिए, जहाँ तक लद्दाख का ताल्लुक है, लेह और करगिल 2 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर, और इन दोनों डिस्ट्रिक्टों में सबसे ख़ास बात जो देखने को मिली है कि जहाँ करगिल में करगिल डेवलपमेंटल अलायंस, करगिल का एक अलायंस बना हुआ है, डेमोक्रेटिक अलायंस बना हुआ है। इसी तरीके से आपका लेह में जो है एपेक्स बॉडी है। तो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बड़ा इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन है। बंद की कॉल दी गई 13 दिसंबर को, तो हमने देखा कि लेह में और करगिल दोनों जगहों पर मुकम्मल बंद था। मुकम्मल बंद का मतलब ये कि कुछ एग्जेम्पशंस थी, हॉस्पिटल जाने वालों को एग्जेम्पशन थी, टैक्सी चलाने वालों को एग्जेम्पशन थी, वो भी टैक्सी जो एयरपोर्ट से लोग सैलानियों को जो है लद्दाख लेह जो है शहर के अंदर लाती, तो उन्हें एग्जेम्पशन थी, लेकिन बाकी किसी को एग्जेम्पशन नहीं थी। दूसरी बात ये कि यूनाइटेड फेस है लद्दाख का। यूनाइटेड फेस का मतलब ये है कि शिया बहुमूल्य इलाके करगिल के लोग और लद्दाख में जो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है, लेह में जो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है, ये दोनों मेजॉरिटीज़ जो हैं एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक ही तरह की मांग कर रही। पहले इनकी मांग थी, पहले लेह वालों की मांग थी लंबे समय से कि हमको यूटी स्टेटस मिलना चाहिए। करगिल वाले इसमें शामिल थे, लेकिन शामिल नहीं भी थे। लेकिन जब यूटी मिला तो करगिल वालों ने फ़ौरन उस यूटी को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने ये कहा कि हम लद्दाख के साथ इसमें खड़े हैं। हालांकि अभी भी करगिल में एक अच्छी खासी आबादी ऐसी है जो आबादी आज भी ये कहती है कि आप हमें जो है कश्मीर के साथ रखें, आप हमें जम्मू कश्मीर का हिस्सा रखें। लेकिन चूंकि मेजॉरिटी की जो विल होती है वो प्रिवेल करती है, तो यहाँ पर भी मेजॉरिटी की विल यही है कि हम इस वक्त अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी हैं, और अगर हम यूनियन टेरिटरी हैं तो हमें अगर कोई भी इशू किसी जगह रेज़ करना है या किसी भी इशू के ऊपर केंद्र सरकार से हमको बात करनी है, तो हमको यूनानिमस होकर बात करनी होगी। हमें अपने जो धार्मिक मतभेद हैं उनको छोड़ना होगा। आपको ये भी बताऊं मैं कि ज़ांस्कार में प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ पिछले दिनों, और वो प्रोटेस्ट जो है, उस प्रोटेस्ट में मांग ये थी कि जी एक बुद्धिस्ट लड़की जो है एक मुसलमान लड़के के साथ भागी है, तो उसको लेकर उन्होंने ये कहा था कि बचाव के लिए जो है उसके लिए वहाँ पर वो क्या कहते हैं बंद भी हुआ, और वहाँ पर उसके ऊपर हंगामा भी हुआ। तो इसका मतलब एंटी कन्वर्शन लॉज को लेकर भी उन्होंने कहा कि एंटी कन्वर्शन लॉज होने चाहिए, और उन्होंने लव जहाद की बात भी वहाँ पर की, और भी कई बातें उन्होंने वहाँ पर की। तो वो जो सारी बातें की, इसका मतलब डिफरेंसेस भी हैं, इंटरनल डिफरेंसेस हैं, अंदर
कुछ लड़ाइयाँ ज़रूर हैं, लेकिन वो जो आंतरिक लड़ाइयाँ उनकी है, वो जो उनका बड़ा मकसद है, वो उसके आड़े नहीं आ रही है। उसको कह रहे हैं कि ठीक है जी, अंदर की हमारी लड़ाइयाँ हैं, उन लड़ाइयों को हम लोग देख लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा मसला जो है वो यूनियन टेरिटरी स्टेटस से स्टेटहुड लेना है। फिलहाल हमको लोकसभा में सीट चाहिए, फिलहाल हमको राज्यसभा में अपना हक चाहिए, फिलहाल हमको 6 शेड्यूल जैसी जो है सारी की सारी जितनी भी 6 शेड्यूल के अंदर प्रोटेक्शंस है, वो सारी प्रोटेक्शंस हमको चाहिए। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसलिए कन्विंस कर पा रहे हैं कि नंबर 1, यूनियन टेरिटरी बनाना, मैं पहले भी बड़ी बार कह चुका हूँ, ये स्ट्रैटेजिक फैसला था, ठीक है। दूसरा, स्ट्रैटेजिक होने के साथ साथ में ये लद्दाख के सेंटिमेंट्स को एड्रेस करना था। आपने लद्दाख का सेंटिमेंट भी एड्रेस किया, स्ट्रैटेजिक एक फैसला भी ले लिया, चाइना को चेक में रखने के लिए आपने लद्दाख में अपनी प्रेजेंस भी बढ़ाई। तो एक ऐसा रीजन, जिस रीजन के बगल में आपका सबसे खतरनाक दुश्मन है, तो आप क्या चाहेंगे कि उस रीजन में उपद्रव ना हो, उस रीजन में कोई हंगामा ना हो, उस रीजन में पॉलिटिकल अनरेस्ट ना हो, उस रीजन में किसी किस्म का कोई हंगामा ना हो। तो उस पॉलिटिकल अनरेस्ट को एड्रेस करने के लिए आप क्या करेंगे कि उस रीजन में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो कुछ वो लोग मांगते हैं, संभवतः जो कुछ हम उन्हें दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम उन्हें दे दें। तो एक तो ये कॉन्फिडेंस है ऑलरेडी लद्दाख के लोगों को, वो जानते हैं कि हम चाइना के बॉर्डरिंग रीजन है, तो वो तो एक कॉन्फिडेंस उनमें है। दूसरा कॉन्फिडेंस इस बात से भी आता है कि जब पहली बार उन्होंने अपनी डिमांड रेज की और पहली बार ही डिमांड रेज करने के बाद गृह मंत्रालय ने फौरन जो है एक कमेटी बनाई और उस कमेटी को कहा कि इनसे बातचीत कीजिए। उस कमेटी ने बातचीत की और हमें यह भी पता चला कि पहले लेह का एक डेलीगेशन गया जिसने उनसे मुलाकात की, फिर करगिल का डेलीगेशन गया जिसने उनसे मुलाकात की। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप अलग अलग आ रहे हो, ऐसे चलेगा नहीं, आप एक टीम तैयार करो, इकट्ठे होकर आप आओ और अपनी डिमांड्स हमारे सामने रखो। उसके बाद कोई बातचीत उनके साथ अभी तक उसके बाद कोई बात उनके साथ नहीं हुई है। तो चूंकि एक तो ये कि वो एक स्ट्रेटजिक लोकेशन है, दूसरा ये कि लद्दाख में, लेह में तो भारतीय जनता पार्टी के पास लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जो है वहाँ की है, वो उनके पास है। तो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो है इस समय लेह में बीजेपी के पास है, करगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस करके बीजेपी वहाँ पर भी है। तो दोनों जगह पर आप राजनीतिक तौर पर भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा सिग्निफिकेंट है कि वहाँ कोई बड़ा हंगामा ना हो, क्योंकि पार्टी वहाँ बड़ी मजबूत है। तो बीजेपी इस पूरी एजिटेशन में ये भी है कि बीजेपी गायब है, बीजेपी और उसके जो एलाइज हैं वो इसका हिस्सा नहीं बन रहे। ये भी देखें, बीजेपी का जहाँ तक ताल्लुक है, केंद्र में उनकी सरकार है, वो अपनी सरकार के अगेंस्ट एजिटेशन करेंगे नहीं ना, वो जाहिर सी बात है, वो सपोर्ट भी नहीं कर रहे और ये भी कह रहे हैं कि भाई जो आपकी मांगे हैं हमने आपसे बिना पूछे, आपसे बिना मांगे आपको यूनियन टेरिटरी दे दी। आप मांग रहे थे, इतने सालों से आपकी डिमांड किसी ने नहीं मानी, हमने आपकी डिमांड मान ली। तो जो आपकी बाकी डिमांड है हम उनको भी पूरा करने के लिए तैयार हैं। आज चूंकि 6 शेड्यूल की बात केंद्र सरकार ने करी है और डेली एक्सेलसियर में खबर भी छपी है, तो इसका मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पीएमओ में, गृह मंत्रालय में इस 6 शेड्यूल के ऊपर बात चल रही है कि 6 शेड्यूल जैसी प्रोटेक्शन जो है वो लद्दाख को मिलेगी। तो मुझे लगता है ये लद्दाख के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी अगर उनको 6 शेड्यूल जैसी प्रोटेक्शन मिलती है। अगर कंपेयर किया जाए इसे जम्मू कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर में भी आर्टिकल 370 को लेकर बहुत ही बार कश्मीर बेस्ड पॉलिटिशियंस ने ये सवाल खड़ा किया कि 370 को वापस लाया जाएगा, लेकिन उनकी डिमांड कहीं सुनी नहीं जा रही। फिर कुछ पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने स्टेटहुड को लेकर कहा कि इलेक्शन से पहले स्टेटहुड जो है वो लाया जाए। स्टेटहुड को लेकर भी कुछ कन्विंसिंग नहीं सुनने को मिला। तो क्या कारण है कि लद्दाख में जो पॉलिटिशियंस एजिटेट कर रहे हैं, बंद की कॉल दे रहे हैं, तो केंद्र सरकार सुन भी रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस की बात नहीं सुनी जा रही। देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस का ताल्लुक है, जम्मू संभाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी का वर्चस्व इतना नहीं रहा है जितना एक समय में था, और जम्मू कश्मीर संभाग में बीजेपी कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं है जितनी मजबूत वो जम्मू संभाग में है। दोनों संभागों की लीडरशिप अलग, दोनों संभागों के लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो बिल्कुल अलग अलग हैं। दोनों संभाग जो चाहते हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। आप स्टेटहुड के मुद्दे के ऊपर अगर जम्मू में बात करेंगे तो बहुत बड़ी मात्रा में लोग मिलेंगे जो स्टेटहुड की बात करेंगे, स्टेटहुड जल्दी रिस्टोर होना चाहिए। 370 को लेकर, 35A को लेकर बात करने वाले लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। बड़ी संख्या लोगों की ऐसी मिलेगी जो कहेंगे 370, 35A अगर हट गया है, और ये भी एक सच्चाई को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। पहली सबसे बड़ी सच्चाई जो गुलाम नबी आज़ाद ने बार बार कही कि भाई जिस सरकार ने 370 हटाया है वो आपको 370 वापस देने वाली नहीं है, 35A वापस देने वाली नहीं है। वो उनके घोषणा पत्र में आज से नहीं,
जब से जनसंघ का जन्म हुआ तब से उनके घोषणा पत्र में था कि जब भी हम आएंगे 370 जिस तरीके से लद्दाख एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड रख रहा है कि 6 शेड्यूल जो है ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, आप चाहते हैं कि आपको भी उसमें इंक्लूड किया जाए, उसी तरीके से जिस तरीके के लैंड के जॉब्स के सेफगार्ड जो है वो हिमाचल में है, बाकी जगहों पे हैं, पॉलिटिशियंस इन JNK शुड स्टार्ट थिंकिंग कि उन लाइंस पर हमें कोई प्रोटेक्शन मिल जाए, हमारे लोगों को भी प्रोटेक्शन मिल जाए, तो वो बेटर है। 370 की डिमांड रखना जो है वो सुनी नहीं जाएगी, वो अगर रखी भी जाती है तो। देखें, बिल्कुल सही बात है जो आप कह रहे हैं कि लैंड की प्रोटेक्शन और बाकी तमाम चीज़ों के लिए उनको मैं बात ये कर रहा था कि दोनों जगह पर जो राजनीतिक दल हैं जो लोगों के बीच में हैं बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है। दोनों जगह की एस्पिरेशंस अलग हैं। कोई भी कभी भी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज ने ये कोशिश नहीं की कि जम्मू में भी एक प्रबल नेतृत्व हमारे पास होना चाहिए। एक प्रबल नेतृत्व का मतलब ये होगा कि एक मजबूत नेतृत्व होना चाहिए और ऐसा नेतृत्व होना चाहिए जिसमें से हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा भी आए, जिसमें से हमारे उप मुख्यमंत्री का चेहरा भी आए। ये कभी किसी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया। आप PDP की बात करें तो उनके उप मुख्यमंत्री मुजफ्फर हुसैन बेग थे, वही कैंडिडेट थे उनके। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, उन्हें मौका नहीं मिला उप मुख्यमंत्री बनाने का, लेकिन अगर उन्हें मौका मिलता तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से अली मोहम्मद सागर या अब्दुल रहीम राठौर होते, लेकिन देवेंद्र सिंह राणा नहीं होते। अगर PDP भी कोशिश करती तो वेद महाजन नहीं होते। अगर PDP भी कोशिश करे तो इनफैक्ट किश्तवाड़ के उनके जो इस समय बड़े जुझारू नेता हैं जो कश्मीर को लेकर बड़ा बोलते हैं, फिरदौस टाक भी उनके उप मुख्यमंत्री के कैंडिडेट कभी नहीं होंगे। वो कैंडिडेट हमेशा घाटी से ही होना है। तो जब आपने एक नेतृत्व जम्मू संभाग के अंदर मजबूत नेतृत्व कभी दिया ही नहीं, कभी कोशिश ही नहीं की कि इस संभाग को वो इंपॉर्टेंस मिले जो इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है फिर यहाँ के लोगों की तो मिसगिविंग्स रहेंगी, यहाँ के लोग तो आप पे विश्वास करेंगे नहीं। नतीजा उसका ये निकलता है कि जम्मू कश्मीर की लीडरशिप के ऊपर इस समय जम्मू के लोगों को विश्वास नहीं, और जम्मू की लीडरशिप के ऊपर हम कहीं कश्मीर के लोगों को विश्वास है, फिर ये गलत होगा। ये बिल्कुल ऐसा होगा कि आप जो है दिन दहाड़े सूरज को जो है दिया दिखाने वाली बात है, ऐसा है नहीं। तो इसका मतलब ये क्योंकि दोनों रीजन्स की जो पॉलिटिकल सोच है वो अलग है, तो इसलिए एक प्लेटफॉर्म पर ये दोनों रीजन्स आते नहीं। एक प्लेटफॉर्म पर अगर ये दोनों रीजन आए और यूनानिमसली किसी चीज को केंद्र सरकार से मांगे और केंद्र सरकार इनकार करे, इसकी संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन आएंगे नहीं। दूसरी दिक्कत ये, कश्मीर घाटी में अलगाववाद और आतंकवाद अभी भी है। अलगाववाद का भी समर्थन है, आतंकवाद का भी समर्थन है। हो सकता है अलगाववाद से आम आदमी परेशान हो गया हो, आतंकवाद से आम आदमी परेशान, लेकिन वहां का बुद्धिजीवी वर्ग, वहाँ की वो क्लास जो असर रखती है तमाम हलकों में, वो क्लास आज भी 370 की बात करेगी, 35A की बात करेगी। मैं कल की मिसाल दूंगा। एक बड़े पत्रकार हैं वहाँ के, उन्होंने कल एक खबर लिखी जिस खबर में उन्होंने कहा कि जी सरकार बैकफुट पर गई है एग्रीकल्चर के कानून को लेकर, जबकि हकीकत यह सरकार बैकफुट पर नहीं गई है। सरकार ने जो रेवेन्यू एक्ट लाया था, उसी रेवेन्यू एक्ट में सरकार ने साफ तौर पर यह कहा था कि एक प्रोसीजर ले डाउन किया जाएगा, जिस प्रोसीजर में यह बताया जाएगा कि अगर आपको एग्रीकल्चरल ज़मीन को नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना है तो उसके लिए एक प्रोसीजर ले डाउन किया जाएगा। तो अब प्रोसीजर ले डाउन किया गया है। उस प्रोसीजर ले डाउन करने को एक इंपॉर्टेंट अखबार में काम करने वाला पत्रकार ये लिखता है, ये फ्लिप फ्लॉप है सरकार का, यानी विदाउट इवन गोइंग इन टू द एक्ट कि मैं एक्ट में जाऊं, देखूं वहां कानूनी प्रावधान क्या है, सरकार ने क्या किया है, सरकार से मालूम करने की कोशिश करूं, कुछ नहीं। आपने सीधा खबर लिख दी और उसी पर एक ट्वीट आ गया पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का कि जनाब ये जो कानून आज लाया गया है ये डेमोग्राफी चेंज करने के लिए लाया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि घाटी में अब बड़े बड़े लैंड के जो चंक्स हैं, उन चंक्स के ऊपर मकान बनेंगे, उन चंक्स के ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी और उनमें हिंदुओं को बसाया जाएगा। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट, बिकॉज आई डू नॉट वांट टू साउंड एन इडियट कि जब मैं ये बात करूं और मैं ये कहूं कि धर्म और समुदाय को आइडेंटिफाई नहीं करूं। एज अ जर्नलिस्ट बड़ा अफसोस होता है कि हम धर्म और समुदाय को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन जब बातें होती हैं तो बोलना पड़ता है। तो वो कहने की कोशिश ये कर रही है कि यहाँ हिंदुओं को बसाया जाएगा। दैट इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू से। अब मुझे बताइए, जब कश्मीर संभाग का नेता वहां पर यह कहता है कि यहाँ हिंदुओं को बसाया जाएगा, उससे यहाँ डेमोग्राफी चेंज होगी, क्या आपको लगता है कि वो एक्सेप्टेबल होगा जम्मू संभाग के लोगों के लिए? यहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है, उनको नहीं लगेगा कि भाई ये तो हमारे नेता नहीं है, ये तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, ये तो बर्दाश्त ही नहीं कर रहे हमें, हमारा वो क्या कहते हैं कश्मीर में, ये तो कह रहे हैं हम अगर आएंगे हम यहाँ क्या कहते हैं डेमोग्राफी चेंज करेंगे, हम यहाँ की डेमोग्राफी बदल देंगे। तो ये कारण है कि आप दोनों के सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। अब इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए बैकफुट पर कब जाती है? देश भर में कहीं पे भी कोई इंसिडेंट होता है, यहाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि सभी समुदायों को, सभी वर्गों को साथ लेकर चला जाए, लेकिन देश में कोई भी इंसिडेंट होता है उसका सीधा असर जो है बीजेपी के ऊपर पड़ता है। अविश्वास जो और कश्मीर घाटी के लोगों के अंदर बीजेपी के प्रति बढ़ता है
कि जी हम कैसे यकीन करें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, ये देखो नेशनल लेवल के ऊपर ये लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके चलते विश्वास कभी भी आप कहीं कश्मीरी लीडरशिप को जम्मू की लीडरशिप में बनेगा, उसकी भी संभावनाएं बड़ी कम है। तो जो ये अविश्वास की स्थिति है, इस अविश्वास की स्थिति में ना जम्मू कभी कश्मीर के प्लेटफॉर्म पर आएगा, ना कश्मीर कभी जम्मू के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तैयार है। आप पिछले दिनों देवेंद्र सिंह राणा ने एक नारा दिया, उन्होंने कहा जम्मू जम्मू का नारा दिया, उसका मजाक भी बनाया जा रहा है। उसको लेकर यह भी कहा गया कि वो फिरका परस्त हैं, बोला गया उनको वो फिरका परस्त हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। अब जम्मू जम्मू का नारा लगने से देवेंद्र सिंह राणा जैसा सेक्युलर आदमी, जिसने एक आधी से ज्यादा अपनी उम्र, पॉलिटिकल उम्र जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी, अगर 28 साल का उनका जो 28 साल का उनका जो परिश्रम था, 28 साल की उनकी जो कुर्बानी रिकॉर्ड था, जो 28 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड था, अगर मैं उनकी मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि लंबा समय उन्होंने दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, 28 साल के बाद केवल इसलिए कि आपने जम्मू जम्मू किया, आप फिरका परस्त हो गए, आप सेकुलर नहीं रहे, आप क्या कहते। तो आप बताइए, जब देवेंद्र सिंह राणा के बोलने पर कश्मीर में पॉलिटिकल क्लास जो है वो एनॉय होती है, तो फिर कैसे संभव है ये कि महबूबा मुफ्ती के बोलने पर कि यहाँ पर लैंड रेवेन्यू एक्ट में जो बदलाव किया गया है वो डेमोग्राफी चेंज करने के लिए किया गया है, उस पर लोग जो है जम्मू के लोग उन पर विश्वास कैसे करेंगे। तो इसी के चलते चूंकि दोनों रीजन्स जो हैं, दोनों रीजन्स एक पेज पर नहीं हैं, दोनों रीजन्स अलग अलग पेज पर हैं। कश्मीर अपने कश्मीर की एक अलग सोच और अलग विचार के साथ चल रहा है, और वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स में भी। लेकिन जैसे कि आपने पहले मेंशन किया लद्दाख के मामले में, कि लद्दाख में भी रिलीजियस लाइंस पर डिफरेंसेस ज़रूर हैं, जिसका प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला जब प्रोटेस्ट हुए कि एंटी कन्वर्जन लॉज लाए जाएं। तो रिलीजियस लाइंस पे जो इनकी बीच में तनाव है, उसे उन्होंने अपने पॉलिटिकल मकसद को डिसवेड करने नहीं दिया। पॉलिटिकल मकसद को जो है कहीं भी उन्होंने उसे जो है एक जिस पाथ पर वो चल रहे हैं वहाँ से भटकने नहीं दिया। तो क्या उस लाइन पर कोई एक इस तरीके की पॉसिबिलिटी है जम्मू कश्मीर में भी कि जो पॉलिटिशियंस अपनी राजनीति के लिए तो वो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं वो तो करें, लेकिन जब बात आती है जम्मू कश्मीर के लोगों की राइट्स की सेफगार्डिंग की, तब वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक बात कर सके? इसकी संभावनाएं बहुत कम है, लगभग ना के बराबर है। कश्मीर का पॉलिटिकल लीडर 370-35A को छोड़कर सोचना शुरू करे, इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। जब तक कश्मीर का पॉलिटिकल लीडर सत्ता में नहीं आता तब तक वो 370-35A को नहीं भूलेगा, लेकिन जिस दिन वो सत्ता में आ जाएगा उसके अगले दिन सुबह आप जाकर उसको 370 के ऊपर कुछ पूछो, वो कसम खा के कहेगा मुझे पता ही नहीं 370 क्या है, बहुत अच्छा है जो हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, उस पर कभी करेंगे बात। ये दिस इज हाउ दे हैव बीन बिहेविंग सिंस लास्ट 70 years, दैट व्हेन दे आर इन पावर दे टेंड टू फॉरगेट द बेसिक एंड कोर इशूज व्हिच दे से अदरवाइज आर कोर इशूज। वो बेसिक और कोर इशूज कब होते हैं? जब तक वो सत्ता में नहीं होते। द मोमेंट वो सत्ता से बाहर, तो बेसिक इशू उनका 370-35A। उमर अब्दुल्ला सत्ता में नहीं थे तो रोज बयान, पीडीपी सत्ता में थी तो पीडीपी को क्या कहते हैं बैकफुट पर लाने के लिए उन्होंने रोज एक बयान दे देना, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन जम्मू कश्मीर में बनना चाहिए। जैसे नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में बनवाया था ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, वैसे जम्मू कश्मीर में बनना चाहिए। जब वो सत्ता में 2009 में आए, 2014 तक रोज हम पत्रकार जो है ना ऊपर प्रेस की गैलरी में बैठकर, लेजिस्लेटिव असेंबली की प्रेस की गैलरी में बैठकर सोचते थे बस अब अगला बयान जो है वो इसी पर होगा कि कल सुबह ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनने जा रहा है और जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक हो जाएगा। नहीं हुआ। 2002 से लेकर 2008 तक पीडीपी सत्ता में थी। हर दूसरे दिन हम पीडीपी के किसी मंत्री से एक बयान सुनते थे, और उन दिनों डॉक्टर हसीब द्राबू बड़े एक्टिव थे, आजकल भी एक्टिव हैं। तब वो मुफ्ती मोहम्मद सईद को एक ख्वाब बेच रहे थे। वो ख्वाब बड़ा खूबसूरत था। वो बेचते थे, कहते थे कि मुफ्ती साहब बिजली को जब हम बेचेंगे ना, हमको पहले हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सारे केंद्र सरकार से वापस लेने हैं, फिर हम ये प्रोजेक्ट खुद चलाएंगे, फिर हम बिजली बेचेंगे। जब हम बिजली बेचेंगे तो हम अरबपति हो जाएंगे। जबकि बेसिक हकीकत उनको ये पता नहीं थी कि आपके हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जितने भी हैं, आपके पास इंजीनियर नहीं है जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में जाकर काम करने के लिए तैयार हों। पीडीडी का कोई भी एक्सचेंज जो है वो एनएचपीसी किसी भी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में अगर उसकी पोस्टिंग होती है दुखी होता है। वो कहता है जी मुझे कहाँ पोस्ट कर दिया आपने, ये कोई पोस्टिंग है? जेकेपीडीसीएल में कोई भी एक्सीएन एडब्ल्यू जाने के लिए तैयार नहीं है। पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में क्या करना हमने जाकर, इसमें तो हमारा कोई काम धाम ही नहीं है। तो आपको मजबूर होकर क्या करना पड़ता है, एनएचपीसी को बुलाना पड़ता है और उसे कहना पड़ता है कि हमारे हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हमें चलाकर बताओ। ये सच्चाई उन्हें पता थी भी,
लेकिन ख्वाब तो बेचना था, बड़ा खूबसूरत ख्वाब बेचा गया। 6 साल हम रोज़ इंतजार करते थे कि कल सुबह अनाउंसमेंट हो जाएगी कि फलां हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार को वापस दिया गया। फिर उमर साहब ने ये ख्वाब 2009 में बेचने शुरू किए। 2014 तक हम रोज़ ऊपर गैलरी में बैठते थे, कहते थे कि वो अभी अनाउंसमेंट हो जाएगी कि ये वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर को वापस दे दिया गया। नहीं मिले वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर को। तो इसका मतलब ये वो ख्वाब बेचने का काम करते हैं, और वो सारी चीज़ें जो कश्मीर में एक सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट को बढ़ाने का काम करती हैं, वो सारी चीज़ें वो वहाँ बोलते भी हैं, उन सारी चीज़ों पे वो वहाँ सोच विचार भी करते हैं, और उन सारी चीज़ों को लेकर वो लोग बहुत सीरियस भी हैं। अब चूंकि वो सेंटिमेंट वहाँ पर वो वाला सेंटिमेंट है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर कौन से वाला सेंटिमेंट है आजकल चल रहा है, पहाड़ी गुजर वाला सेंटिमेंट। उस सेंटिमेंट को भी कैटर करने का काम राजनीतिक दल कर रहे हैं। तो जब ये वाली स्थिति है जहाँ महाराजा हरि सिंह की छुट्टी का महाराजा, जहाँ पर आपके किसी नेता में ये सोच नहीं है कि अगर 370 गया और अब सुप्रीम कोर्ट में है, आइए सच्चाई को कबूलते हैं कि 370 के ऊपर कोई संभावना तब तक नहीं है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसमें सुनवाई नहीं करता। ठीक है, इसको परे रख दीजिए। अब बताइए क्या पॉसिबल है। चलिए, सरकार से स्टेटहुड अगर मांगनी है तो कैसे मांगेंगे, स्टेटहुड का क्या डिज़ाइन होगा। सरकार ने ऑलरेडी कह दिया कि यहाँ पहले डिलिमिटेशन होगी, फिर चुनाव होंगे, फिर आपको स्टेटहुड दे दी जाएगी। केंद्र सरकार भी जानती है ये दोनों रीजन कभी एक पेज पर आए, एक प्लेटफॉर्म पर आए, वो होगा ही नहीं कभी। कभी कश्मीर का पॉलिटिशियन ये नहीं सोचेगा कि हमको जम्मू के पॉलिटिशियन के साथ मिलकर चलना है। और सबसे बड़ी दिक्कत उसमें यह है कि कश्मीरी पॉलिटिशियंस में एक और सेंस ऑफ जो वो प्राइड है ना, वो सेंस ऑफ प्राइड बहुत भयंकर है कि भाई अब हमें जम्मू का कोई लीडर लीड करेगा, हम जम्मू के लीडर के पीछे पीछे चलेंगे। ओह ये नहीं हो सकता, ये हम कर ही नहीं सकते। अगर उन्हें इतिहास में कभी किया होता, किसी जम्मू के लीडर के पीछे आज तक चले होते, तो शायद इतनी दिक्कतें परेशानियां जम्मू कश्मीर में नहीं होती जितनी आज हैं। ठीक है, वाल्मीकियों को उनका हक मिल गया होता, वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजियों को उनका हक मिल गया होता, और अल्पसंख्यक समुदाय के और बाकी लोग यहाँ दिक्कतों और परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उनको उनके हक मिल गए होते। लेकिन जब आपने माइंडसेट ही आपका ये है कि हमको जम्मू के किसी लीडर के पीछे नहीं चलना, हमको जम्मू के किसी आदमी के पीछे नहीं चलना, क्योंकि बुद्धिजीवी तो हम ही हैं, सोच और विचार तो सब कुछ हमारे पास है। तो इसमें डू यू थिंक देयर इज एनी पॉसिबिलिटी कि स्टेटहुड इलेक्शन से पहले मिल सकती है? देयर इज ग्रिम पॉसिबिलिटी। देखें, स्टेटहुड, मैं गुलाम नबी आज़ाद की बात करूंगा कि उन्होंने एक बार लीड करने की कोशिश की। गुलाम नबी आज़ाद ने 2.5 साल जम्मू के नेता के तौर पर बड़ा बेहतरीन काम कश्मीर घाटी में किया। आई डू नॉट वांट टू रिपीट कि जिस समय गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ वहाँ पर एजिटेशन शुरू हुई और वहाँ एक नारा लगा, कश्मीरी में नारा लगा, नब गुजुर थो तापस ज़मीन नियस वापस। इसका उर्दू में मतलब है, गुलाम नबी गुज्जर को धूप में रखा और ज़मीन उससे वापस ले ली। नब गुजुर थो तापस, इसका मतलब गुलाम नबी आज़ाद का गुज्जर बकरवाल समुदाय से कोई लेना देना नहीं है, वो समुदाय से नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि डेरोगेटरी टर्म्स में गुज्जर बकरवाल समुदाय को देखा जाता था। अब तो SC ST एट्रॉसिटीज एक्ट है, अब तो ये हिम्मत कोई कर नहीं सकता, लेकिन देखा जाता था। ठीक है, तो अगर गुलाम नबी आज़ाद को लेकर यह मानसिकता है, उनको लेकर यह सोच घाटी के अंदर थी कि वहां रैलियों में नारे ये वाले लगे, उनके खिलाफ जब प्रदर्शन हुए तो ये वाले नारे वहां पर लगे, तो वहां आपको कैसे लगता है कि जम्मू और कश्मीर के पॉलिटिशियंस एक पेज पर आए, और एक पेज पर आने के बाद ये दोनों पॉलिटिकल क्लास के लोग केंद्र सरकार के समक्ष जाएं और उनसे ये गुजारिश करें कि जी आप हमें स्टेटहुड तो कम से कम दे दें। 6 शेड्यूल भूल जाएं, बाकी स्पेशल स्टेटस भूल जाएं, वो चीज़ें इस आप भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से सोचेंगे मिलेंगी, अभी संभव नहीं है, क्योंकि अभी भी अलगाववाद के नारे लग रहे हैं। 370 35A पे राजनीति चालू है अभी भी। कल का जैसे मैंने आपको बोला, लैंड रेवेन्यू एक्ट में सेक्शन 133A सबसेक्शन 4 में जो प्रोसीजर ले डाउन करना था, वो प्रोसीजर ले डाउन किया गया। उस प्रोसीजर पर कह दिया गया कि भाई ये डेमोग्राफी चेंज करने का खतरा है। तो मुझे बताइए कैसे करेंगे आप जम्मू के एक आम आदमी को कन्विंस, जम्मू के आम क्या कहते हैं हिंदू को कैसे कन्विंस करेंगे, सिख को कैसे कन्विंस करेंगे, ईसाई को कैसे कन्विंस करेंगे कि जनाब हम लोग जो हैं सेकुलर लोग हैं और हम जो मांग कर रखेंगे वो सांझी मांग होगी जम्मू और कश्मीर डिवीजन की। इसीलिए मैंने आपको कहा व्हाट इज़ पॉसिबल इन लद्दाख इज़ नॉट पॉसिबल इन जम्मू, क्योंकि लद्दाख के लोग एक बात पर तो कन्विंस्ड हैं। करगिल का आदमी पहले अपने आप को लद्दाखी करगिली कहता है, बाद में अपने आप को जम्मू कश्मीर का बाशिंदा कहता था।
लद्दाखी पहले खुद को लद्दाखी के तौर पर आइडेंटिफाई करता है, और जो कल्चरल ट्रेड्स हैं लद्दाख के लोगों के और करगिल के लोगों के, लेह और करगिल के लोगों के, वो लेह और करगिल के लोगों के कल्चरल ट्रेड्स को लेकर वो लोग कन्विंस्ड हैं कि हम एक हैं। हमारे धर्म आज अलग हो सकते हैं, हम अलग अलग समुदायों से हो सकते हैं, लेकिन हम एथनिकली एक ही क्लास हैं, लद्दाखी। इसीलिए लद्दाखी लोग सरकार के सामने जब खड़े हैं तो सरकार भी जानती है कि हमें उनको कुछ न कुछ स्टैंडिंग एज बिलोंगिंग टू लैंड, बिलोंगिंग टू करगिल, स्टैंडिंग देयर एज बिलोंगिंग टू लद्दाख। दे हैव गॉट एवरीथिंग। पीआरसी उनको मिल गया, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट उनको मिल गया, लैंड कोई वहां लद्दाख में ले नहीं सकता। दूसरा, हमारे पास डोमिसाइल है, उनके पास पीआरसी है। अब 6 शेड्यूल के लिए भी सरकार ने मान लिया, तो इसका मतलब ये हो गया अगर आप देश की मुख्य धारा के साथ जुड़े हुए हैं, अलगाववाद और आतंकवाद, भावना ही कोई नहीं है करगिल और लद्दाख में, लेह में, दोनों जगह कोई भावना ही नहीं इस तरह की। अच्छा, जब भावना ही नहीं है, जब दिक्कत ही कोई नहीं है उनको, तो फिर जाहिर सी बात है वो जो मांगेंगे केंद्र सरकार से वो मिलेगा। जम्मू कश्मीर में मैंने आपको पहले ही कहा, जहां पॉलिटिकल क्लास इस तरह की स्लोगनरिंग करती है जिससे एक रीजन दूसरे रीजन से दुखी हो, दूसरा रीजन पहले रीजन से दुखी हो, वहां मुझे नहीं लगता एनीबडी विल एवर कम ऑन वन पेज। यहां तो जब जिस समय केंद्र सरकार चाहेगी तो स्टेटहुड रिस्टोर होगा। अगर केंद्र सरकार ने तय कर लिया कि हमें स्टेटहुड रिस्टोर नहीं करना, आतंकवाद और अलगाववाद के चलते लंबे समय तक जम्मू कश्मीर को यूटी ही रखना है, तो 2024 के चुनाव से पहले मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड रिस्टोर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर यही कि लद्दाख को लेकर खबर यही आ रही है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल ताकतें देने के बारे में केंद्र सरकार सोच विचार कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार को सोच विचार करने पर मजबूर किया गया वो इसीलिए क्योंकि लेह हो या करगिल हो, दोनों जगहों पर जो एजिटेशन चल रही है लद्दाख के लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को सेफगार्ड करने की, चाहे लैंड राइट्स हो, उनकी जॉब राइट्स हो, अलग अलग राइट्स को सेफगार्ड करने की, लद्दाख को एज ए ट्राइबल एरिया एडमिनिस्टर करने की, और साथ ही में वो ताकतें लद्दाख को देने की जिससे वो ऑटोनॉमस हो जाए। वो एजिटेशन सक्सेसफुल इसी वजह से हो पा रही है क्योंकि लेह और करगिल दोनों जगहों पर जो पॉलिटिशियंस हैं वो एक पेज पर आकर, एक मंच पर आकर बात कर रहे हैं और केंद्र सरकार को ये कन्विंस कर पा रहे हैं कि ये जो डिमांड वो सामने रख रहे हैं वो केवल किसी एक इंडिविजुअल तबके की, एक इंडिविजुअल समुदाय की नहीं है, वो पूरे लद्दाख की मांग है। इस वजह से केंद्र सरकार भी मजबूर है सोच विचार करने पर कि इस मांग को कबूला जाए या नहीं कबूला जाए। वहीं अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में दोनों खित्तों में जो खींचतान है और वहीं पॉलिटिशियन जिस तरह के बयान देते हैं, इससे साबित हो जाता है कि हर एक अपने अपने खानों में बटा हुआ है और जब तक बंटकर ख्वाब देखा जाएगा तो ख्वाब पूरा नहीं होगा।